अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। इसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। और सिस्टम से क्या मुराद है? बाय द वे, सिस्टम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर को। आपने सॉफ्टवेयर की टर्म सुनी है, हर वक्त सुनते हैं। सॉफ्टवेयर को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसको डेवलप किया जाता है, कौन कौन से मराहिल, कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेस में ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो एक मरहले में, एक सीक्वेंस में इनको फॉलो किया जाता है। फिर एक फाइनली एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, जो कि सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, वो आपके सामने आता है। देखिए, जनरली देयर इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर। लोग समझते हैं शायद सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमने डेवलप किया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मल और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें पहले अडॉप्ट करने पड़ते हैं, और जबकि उनमें से एक स्टेप ज़रूर है आपकी प्रोग्रामिंग का और कोडिंग का, जिसके थ्रू आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर फाइनली क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। लेकिन सारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर आप सिर्फ सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहकर नहीं डिज़ाइन कर सकते। आपको बहुत सारे दूसरे प्रोसीजर्स भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अब देखिए, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में जो वर्ड सिस्टम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक टास्क को, जो कि उस टास्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और तमाम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और एक सीक्वेंस में वो तमाम एक्टिविटीज़ फॉलो होती हैं, और एक स्टैंडर्ड के तहत आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर ही वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है, वो आपके सामने आती है, और फिर आप उसको क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। ज़रा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं जी, क्या है सॉफ्टवेयर की फॉर्मल डेफिनेशन। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए, मैंने पहले जिस तरह बताया, इसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, या फिर SDLC भी कह देते हैं। सो SDLC इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड्स और रिक्वायरमेंट। तो SDLC के थ्रू आपके सामने जो एक चीज़ आती है, एक प्रोडक्ट, फाइनली सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन आती है, तो वो हर लिहाज से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही होती है। जबकि एक और डेफिनेशन के तहत SDLC रेफर्स टू अ मेथडोलॉजी विद क्लियरली डिफाइंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। यानी जब आप SDLC को फॉलो करते हैं तो आपके सामने एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर आती है, और मिनिमम टाइम और कॉस्ट में रहते हुए। यानी कॉस्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, कि अगर आपकी उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए तो आप उस प्रोजेक्ट का फिर कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने किसी को, तो वो चाहते हैं ज़ाहिर है उस पर प्रॉफिट अर्न करें, तो वो मिनिमम कॉस्ट में रहकर ही उस प्रोडक्ट को अगर डिज़ाइन करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, और कम से कम टाइम में। ज़ाहिर है उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है क्लाइंट से, अगर उस टाइम फ्रेम को उन्होंने मीट नहीं किया तो तब भी वो फिर यूज़लेस हो जाता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है अंडरटेक करना पड़ता है जब भी आप एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसका ऑर्डर लेते हैं, या कोई प्रोजेक्ट जो आप टेक ओवर करते हैं। नेक्स्ट अब हम एक्सप्लोर करते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए हम अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, दैट इज़ प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रॉब्लम डेफिनेशन। हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। फिर हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं, इसे हम सिस्टम एनालिसिस फेज़ भी कहते हैं। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन फेज़ आ जाता है। फिर हमारा जनाब कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम प्रोग्रामिंग, जिसका मैंने अभी बात की, प्रोग्रामिंग तमाम जो डिटेल्स हैं वो इस कोडिंग के मरहले में आती हैं। सिस्टम टेस्टिंग होती है उसके बाद। फिर डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ रहती है, और फिर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ये कौन ट्रेन करता है, किस तरह से ये सपोर्ट होती है, ये हम देखेंगे। और जो फाइनल स्टेप है हमारा, दैट इज़ मेंटेनेंस। तो ये तमाम स्टेप्स हैं जो कि एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं। जिस तरह आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस होता है, वहाँ पर एक बाकायदा एक टीम मेंबर्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट टीम होती है। तो उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर है, जो कि तमाम वेंचर को लेकर चल रहा होता है, तो वो उसे हम कहते हैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो उसी की से होती है, और उसी की फाइनल तमाम, उसी की उस पर जो है तमाम डीलिंग्स जो है वो फाइनल होती हैं। तो उसमें सेकंड एंटिटी हमारे पास है जी सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, या फिर सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट की भी मेंबर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं, और दूसरे आपके कस्टमर्स होते हैं। एंड यूज़र्स जिन्होंने प्रोडक्ट आपकी इस्तेमाल करनी है, जिन्होंने फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो फिर उनकी से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि कस्टमर जो है वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है या उसका ओनर है जो कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा रहा है।
देखिए जो सबसे पहला फ़ेज़ है हमारे एसटीएलसी का, दैट इज़ प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप टेक ओवर करते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिजिबिलिटी कहते हैं कि क्या हमें ये हमारे लिए चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं। जो कुछ बहुत सारी मोडेलिटीज़ होती हैं, क्या ये हम कर भी सकते हैं या नहीं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, ऐसी बात तो नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया जबकि हमारे पास जो मेंबर्स हैं और वो इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है या हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम उस प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सके या उतने टाइम फ्रेम में नहीं कर सके, इतने ज़्यादा हमारे टीम मेंबर्स नहीं हैं, हम उतने टाइम फ्रेम में उस चीज़ को बनाकर डिलीवर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है, उसकी मोडेलिटीज़ को चेक किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता दूँ। देखिए जब रावल डैम बन रहा था स्टार्ट में, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ना वो बनाई गई थी, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो कोई एक जो उनकी कमेटी थी उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट की थी उन्हें, और बताया था भाई इस प्रोजेक्ट से इतने लोग जो है वो डिस्प्लेस होंगे। इन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ना उससे रिलेटेड कि क्या ये चीज़, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो फिर उस रिपोर्ट में प्रेजेंट लिख कर उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जब भी आप एक प्रोजेक्ट टेक ओवर करते हैं तो वहाँ पे कुछ जो टीम मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो लेना भी चाहिए हमें या नहीं लेना चाहिए, क्या ये हमारे लिए वायबल होगा। देखिए बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The feasibility study is basically the test of the proposed system in the light of its workability, meeting user requirements, effective use of resources. यानी आप देखते हैं कि क्या ये वर्केबल भी है हमारे लिए या फिर यूज़र के लिए, क्या ये तमाम यूज़र की रिक्वायरमेंट जो हम एक चीज़ बनाकर उसको प्रेजेंट करेंगे तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट भी करेगा, या ये तमाम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ भी करेगा या नहीं करेगा। लेट्स सी सम दोज पैरामीटर्स कि जिनकी बेस पर आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 5 पैरामीटर्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक वन, और ये पैरामीटर बताता है आपको कि क्या आपका प्रोजेक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या फिर वो कितनी कॉस्ट ले रहा है। तो इस तरह से ये वाला पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इकोनॉमिकली एक चीज़ प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल ही नहीं है तो फिर आप उसको ऑब्वियसली पहले नंबर पर ही इसको ड्रॉप कर देते हैं। सेकंड थिंग इज़ लीगैलिटी, कि क्या इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोई ऐसे लीगल इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्या ये बैन तो नहीं है, कोई इस पर कोई ऐसा क्लास तो नहीं है जो कि लॉ हमारे सामने जो है वो उसको निगेट कर रहा हो। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखा जाता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, देखिए फिजिबिलिटी को आप दो तरह से आपने देखना है, एक तो अपने एंड से और दूसरा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि क्या वो चीज़ जो है कस्टमर के लिए वो यूज़फुल भी है या नहीं, क्या यानी दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो चीज़ जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देखी जाती है, क्या इस चीज़ के लिए कितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है, कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है। और फिर लास्ट में हम टाइम फ्रेम देखते हैं कि क्या यूज़र अगर कहता है भाई हमें विद इन अ मंथ अगर एक प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो क्या हम विद इन अ मंथ उतने रिसोर्सेज में इसको मीट भी कर सकते हैं उस चीज़ को या नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स को फिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम तमाम पैरामीटर्स अगर ओके होते हैं फिर ही हम जो है इसको पास करते हैं, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको पास करता है। SDLC का सेकंड फेज़ है जी प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें इनफैक्ट जो आपका सिस्टम एनालिस्ट होता है, सिस्टम एनालिस्ट देखिए एक नई टर्म आ गई, एनालिस्ट भी जिसे हम कहते हैं या फिर उसे बिजनेस एनालिस्ट भी कहते हैं। एनालिस्ट ने तमाम हर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो गैदर करनी है, उसने सबसे इंटरेक्ट करना है और उसने सीनियर मैनेजर से भी इंटरेक्ट करना है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी इंटरेक्ट करना है। तो हर तरह से उसने रिक्वायरमेंट्स को और फाइनलाइज करके प्रेजेंट करना होता है। तो वो इनफैक्ट डिटरमिन करता है कि क्या ये जो सिस्टम है ये क्यों ज़रूरी है। बेसिकली हर तरह से जो आपकी प्रॉब्लम है ना फिजिबिलिटी में अगर सपोज वो पास हो जाती है और ओके हो जाती है, फिर हर तरह से उसको वो रिफ़ाइन करता है कि जी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करता है कि भाई कौन सी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। और फिर वो तो बहुत सारे सक्सेसफुल जो आपकी सक्सेस के पैरामीटर्स हैं उनको भी डिफ़ाइन करता है कि अगर फाइनली हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो फिर हमारे लिए सक्सेस के क्या पैरामीटर्स होंगे और यूज़र के एंड पर कस्टमर के लिए सक्सेस के क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या हम उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व भी कर पाएंगे, क्या अगर हम सक्सेसफुली उन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट फिज़िकली वायबल होगा, और अगर हम ये टेक ओवर कर लेते हैं तो हमारे लिए यकीनन बड़ा बेनिफिशियल होगा।
नेक्स्ट है जी, सक्सेस ऑफ द सिस्टम रिलाइज ऑन हाउ एक्यूरेटली द प्रॉब्लम इज डिफाइंड। ऑब्वियसली किस तरह से, यानी ये जो प्रॉब्लम डेफिनेशन का मसला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अगर आपने ठीक से प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं किया, आपने सक्सेस पैरामीटर्स को ठीक से डिफाइन नहीं किया, तो फिर आगे चलकर जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस लिहाज से मसला बड़ा ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़, देखिए जितने भी फेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया जाता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ को दिया जाता है। और अगर आपने इस फेज़ को कम टाइम दिया या प्रॉपरली अगर इसको अगर कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपके तमाम जितने भी मरहले हैं वो अफेक्ट होंगे, आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसको आपने प्रॉपर टाइम देना है। और इसकी इंपॉर्टेंस लिहाज से भी है क्योंकि आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स हासिल करनी है। यूज़र क्या चाहता है, बेसिकली यूज़र बता नहीं सकता, यूज़र कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे एंड यूज़र ऐसे होते हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं, वो बता नहीं सकते कि, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है और आपके पास ऐसे वेज़ होने चाहिए कि उनसे रिक्वायरमेंट्स को आप गैदर कर सकें, एलिसिट कर सकें, उनसे निकलवा सकें रिक्वायरमेंट्स के वो क्या चाहते हैं बेसिकली। तो आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए। जो सिस्टम एनालिस्ट है बेसिकली उसका ये काम है कि वो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उसको साथ कम्युनिकेट करे और साथ साथ जो एंड यूज़र्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है उनसे भी वो कम्युनिकेट करे, उनसे तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करे, किसी ना किसी फॉर्म में उनसे निकलवाए चीज़ें कि भाई क्या चाहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसे गुण होने चाहिए आपके जो है सिस्टम एनालिस्ट के पास। तो ये इस लिहाज से ये फेज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ख़ासा टाइम कंज्यूमिंग फेज़ होता है ये। अब देखिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है ना। अब देखिए कौन कौन से जो है टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू वो सिस्टम एनालिस्ट जिनको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो सर्वे कर सकता है, वो क्वेश्चनर बना सकता है। क्वेश्चनर कहते हैं जिस तरह बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि वो ऑनलाइन डेवलप करके उन एंड यूज़र्स को प्रेजेंट कर सकता है। फिर वो एंड यूज़र अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फिल करके वो क्वेश्चनर फिल करके वो आपको बता सकते हैं। इस तरह से आप कम टाइम में वो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। इस तरह से वो फिज़िकली इंटरव्यू कर सकता है, वो एंड यूज़र्स के पास जाके फिज़िकली उनसे मिल सकता है। इसी तरह फिज़िकली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उनके सिस्टम जाकर। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंड यूज़र, फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर अपना पुराना सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनका उसी में वो कुछ इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उनके पुराने सिस्टम को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनका जाके मुताला कर सकते हैं कि कैसे वो सिस्टम वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं उस आपके नए सिस्टम ने उस पुराने सिस्टम पर ही उसकी जो बेस है वो पुराना सिस्टम ही है ना इनफैक्ट, तो फिर आपको पता होना चाहिए पुराने सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आपको फिजिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिजनेस एनालिस्ट को जाकर वहाँ पर कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। प्रोटोटाइपिंग, देखिए प्रोटोटाइपिंग एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है और प्रोटोटाइपिंग में होता ये आप सिंपल सा एक मॉडल बनाकर यूज़र के सामने प्रेजेंट कर देते हैं और फिर यूज़र उस पर अपनी फीडबैक देता है कि भाई ये चीज़ ऐसे ना हो और ऐसे हो। तो इस तरह से प्रोटोटाइपिंग भी एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग एक टेक्निक है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती यूज़र के पास, जो उसके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम अगर चल रहा है उसकी ज़ाहिर है जब भी एक देखें एक प्रोडक्ट आती है ना आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आती है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटेशन समटाइम्स मिसप्लेस हो गई, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको रीड नहीं कर पा रहे आप उसके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो फिर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस एग्जिस्टिंग सिस्टम का मुताला करना पड़ेगा, उसको डीप आपको माइनिंग करके उसमें से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, उसका इस तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा। जिस तरह से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली एक टफ काम है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके अलावा फोकस ग्रुप आप अरेंज कर सकते हैं, आप कुछ वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं जो वहाँ के सिलेक्टेड पर्सन हैं जिनको आप इन्वॉल्व करके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब आपने सक्सेसफुली तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो फिर एंड पर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर ये जो वाला जो है ना सेकंड, यहाँ पर ये इसे मैं कह रहा हूँ दिस इज SRS। SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है और उसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कि आप उन प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, वो कौन कौन सी तमाम हर तरह से ना जो रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आती हैं आप उसको इसमें दर्ज कर देते हैं। और ये SRS डॉक्यूमेंट आपको भी हेल्प करता है बल्कि ये यूज़र को भी हेल्प करता है समझने की। तो यानी हर चीज़ याद रखें, जितनी भी जिस मरले पर जो जो काम हो रहा है हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है आपके इन तमाम फेजेस में। और डॉक्यूमेंट जब होती है तो वो ना सिर्फ अगले मरलों में काम आती है बल्कि एंड यूज़र्स को भी कम्युनिकेट करने में वो हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट फेज़ SDLC का है जी, सिस्टम एंड डिज़ाइन फेज़।
सिस्टम डिज़ाइन फ़ेज़ में देखिए बहुत सारा पेंसिल वर्क होता है, बहुत सारी डायग्राम्स बनती हैं। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल से वाज़ेह करूँगा। देखिए जब भी आप कोई बिल्डिंग वग़ैरह तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले उसका एक मैप होता है, मैप डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है? और जब वो उसका एक ब्लूप्रिंट जो एक मैप होता है वो आपके सामने आ जाता है, जो वो डेवलप हो जाता है ऑब्वियसली पेपर पर, तो फिर ही आप उस पे से फर्दर जो है ना कोई एक्टिविटी करवाते हैं, कोई काम वग़ैरह स्टार्ट करवाते हैं। तो ये जो मरला है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये मरला ना हो तो आपके लिए वो तमाम जो प्रोजेक्ट है ना आगे उसकी बेस नहीं बनती। तो बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में भी आपके पास जो है फर्दर ऑब्वियसली आपने कोडिंग में जाके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन एनालिसिस करने के बाद जब आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया या सिस्टम एनालिसिस किया, उसके बाद कुछ पेंसिल वर्क करके आपको जो है ना कोई डायग्राम्स वगैरह बनाकर कुछ आपको कुछ चीज़ें जो है चेक आउट करनी पड़ती हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन फ़ेज़ में आप बहुत सारे फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, डाटा फ़्लो डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा क्लास डायग्राम्स होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स होती हैं, यूएमएल डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। तो ये बहुत सारी डायग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डाटा के फ़्लो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ना सिर्फ खुद आप परसीव कर सकते हैं बल्कि किसी और को भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आप उनसे आप जो आपके एंड यूज़र्स हैं उनसे आप कम्युनिकेट करके उनकी ओपिनियन जान सकते हैं। इसके अलावा आप ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है तो वो भी आप इसी मरहले में पैरेलल स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन फेज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसके साथ साथ आप कुछ एल्गोरिदम्स भी डिज़ाइन करते हैं, इवन आप कुछ सूडो कोड्स जो होते हैं आपके जो कि आप जिस जाहिर है आपकी जो आगे कोडिंग का मरहला है तो उसकी जो बेस है वो इनफैक्ट आपका एल्गोरिदम्स हैं और आपके सूडो कोड्स हैं। तो वो सूडो कोड्स भी आप सिस्टम एनालिसिस इसमें सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट मरला इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, और इसमें तमाम आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें जो है आपका यकीनन एक टेक्निकल फेज़ है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। आपको कोडर्स रिक्वायर्ड हैं जिनकी महारत होगी एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप फिर उसको कोड करेंगे। और ख़ासा टाइम कंज्यूमिंग फेज़ है और ये आपके इनपुट लेता है डिज़ाइन फेज़ में बनाए गए जो आपके एल्गोरिदम्स होते हैं और सूडो कोड्स होते हैं वो आपके इस मरहले पर काम आते हैं। सिस्टम टेस्टिंग का फेज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है और देखिए ये बाकायदा सिस्टम टेस्टर्स होते हैं जो कि उन्होंने यूज़ केसेस बनाए होते हैं और वो डिफरेंट जो आपके कोडिंग में बहुत सारे देखिए मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं, आप बहुत सारे फंक्शन डेवलप करते हैं, उन सब पर डिफरेंट तरीके से वो उन पर टेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर उनको पास करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई उसमें कोई बग्स वगैरह रह जाए, कोई एरर्स रह जाएँ तो फिर आपको दोबारा से कोडिंग में जाकर तो ये जो कुछ फेजेज़ है ना ये रिपीट होते रहते हैं। आप किसी भी आगे वाले मरले से यकीनन आप बैक करके किसी और दूसरे मरले पर जा सकते हैं। इवन समटाइम्स आपको पता लगता है भी टेस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं या फिर आपके इम्प्लीमेंटेशन में कोडिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके सामने, तो फिर आपको यकीनन बैक जाकर रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज़ करना पड़ता है या आपके डिज़ाइन या एनालिसिस फेज़ को रिवाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से हम किसी भी मरले से बैक जाकर उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो टेस्टिंग का मरला एक क्रिटिकल मरला है और ये इसमें आपके पास दो तरह से एक होती है आपकी, एक ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग होती है, एक वाइट बॉक्स टेक्सटिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग में आप सिंपली अपने सिस्टम को एज ए होल देखते हैं कि क्या इनपुट ले रहा है और क्या ये फाइनल आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, और अगर ये आउटपुट ठीक से आपके सामने आ जाती है तो फिर आप उसको पास कर देते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप तमाम उसके जो सब कंपोनेंट्स होते हैं आपके सिस्टम के, आपके सॉफ्टवेयर के जितने भी सब फंक्शंस होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं, आप सबको इंडिविजुअली चेक करते हैं और सबको टेस्ट करते हैं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ज़्यादा डीप जाकर आप यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरला है और क्वालिफाइड सिस्टम टेस्टर्स होते हैं जो बहुत सारे चीज़ों को मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंटेशन का मरला, और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है और इसमें आपके देखिए डॉक्यूमेंटेशन ना सिर्फ आपके एंड पर आपको हेल्प करती है, जो आपके सिस्टम डेवलपर्स हैं उनको हेल्प करती है, बल्कि यूज़र को भी हेल्प करती है। ऑब्वियसली आपने फाइनली जब प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो कुछ साथ में डॉक्यूमेंटेशन, कुछ यूज़र मैनुअल्स होते हैं जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की होगी फिर ही आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यकीनन आपके एंड पर कुछ ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं जो अच्छे कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ों को मरहलेवार डॉक्यूमेंट करते हैं, हर फेज़ को वो डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जब आप फर्दर देखिए डिलीवर कर देते हैं ना,
फॉर एग्जांपल जब आप अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, यूज़र एंड पर डिप्लॉय कर देते हैं, अगर कुछ अरसे बाद उनको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास हमारे एंड पर तमाम टीम मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो जो नए टीम मेंबर्स हैं वो उस पुरानी डॉक्यूमेंटेशन को देखकर तमाम चीज़ों को वो परसीव कर सकते हैं, ईजीली समझ सकते हैं और फिर उसमें चेंज कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को वो ईजिली समझ जाएंगे भाई इस प्रोडक्ट में किस किस तरह से इसको प्रोग्राम किया गया, किस किस तरह से इसमें चीज़ों को यूज़ किया गया। तो फिर यानी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ना सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको हेल्प करती है, बल्कि यूज़र्स को भी हेल्प करती है, और यूज़र किसी और सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर भी उस डॉक्यूमेंटेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वो उनके लिए भी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। नेक्स्ट फेज है जी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। दिस इज़ द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू एंड यूज़र्स फॉर बेटर हैंडलिंग ऑफ द सिस्टम। देखिए, सिस्टम डेवलपर ने एंड यूज़र्स को ट्रेन भी करना होता है। ऑब्वियसली जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जबकि आज और जब आप डिलीवर करते हैं, डिप्लॉय करते हैं यूज़र एंड पर जाकर, तो वहाँ पर यूज़र जो हैं वो ऑब्वियसली वो नॉन फेमिलियर हैं उस तमाम सिस्टम से, तो फिर आपको बताना पड़ता है ये तभी ठीक है। तो आपको बाकायदा आप कोई भी सेमिनार अरेंज कर सकते हैं या फिर आप एक कोई वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं उन सबको एक उस पर लाकर। तो इस तरह से आप एंड यूज़र्स को तमाम जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे आगाह कर सकते हैं। SDLC का लास्ट फेज़ है जी मेंटेनेंस फेज़, और जब आपका प्रोडक्ट फाइनली डेवलप हो जाता है, टेस्टिंग हो जाती है, तो फिर आप डिप्लॉय कर देते हैं यूज़र एंड पर जाकर और वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं और उनको ट्रेन भी कर देते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद देखिए जब आपका यूज़र यूज़ करता है उस प्रोडक्ट को, तो फिर कुछ चीज़ें उनके सामने आ सकती हैं, या फिर सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। समटाइम्स वो कह सकते हैं भाई हमें कुछ वर्जन्स या कुछ मॉड्यूल्स को अपग्रेड करवाना है, तो इस तरह से आपके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ, आपको वो कह सकते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। तो इस तरह से ये जो मेंटेनेंस का टाइम पीरियड है ये कुछ अरसे तक जो है वो रह सकता है। लेट मी रीड इट। द मेंटेनेंस फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर life cycle allows individuals to check the performance of the software after it is deployed on user end। यानी यूज़र कुछ अरसे तक उसको चेक करता है प्रोडक्ट को, और अगर उसमें कोई बग्स वगैरह आ जाते हैं, समटाइम्स कुछ भी इन्हेंसमेंट अगर करवानी है, कुछ भी अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो फिर उसको जो है वो कंसल्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर टीम्स। इट इंक्लूड्स मेकिंग चेंजेस टू इम्प्रूव अ सिस्टम परफॉर्मेंस, करेक्ट प्रॉब्लम्स, इनहेंस सिक्योरिटी और एड्रेस यूज़र रिक्वायरमेंट। यानी बहुत सारी चीज़ों को आप जो यूज़र है वो एड्रेस कर सकता है। कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को करेक्ट करवाना है, कुछ सिक्योरिटी को इन्हेंस करवाना है, या कुछ यूज़र की फर्दर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मीट नहीं हुई, या कुछ फर्दर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से मेंटेनेंस फेज़ का जो टाइम स्पैन है वो कुछ अरसे तक जो है वो चल सकता है। तो ये थे जी हमारे कुछ स्टेप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, और इनमें जो स्टार्ट के प्रोसेसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल फिजिबिलिटी या प्लानिंग वाला एक फ़ेज़ है, या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो फेज़ है, सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग और सिस्टम टेस्टिंग का, ये जो पहले 4-5 फेजेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जबकि इनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर वेटेज दी जाए तो मैं वेटेज दूंगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ को, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर इस मरले पर कुछ कमी बेशी रह जाए तो फिर आगे इस चीज़ की जो है ना आगे अफेक्ट होता है आपके प्रोडक्ट। यकीनन आपने आज कुछ लर्न किया होगा। आज फिर क्विट करते हैं। कोई इससे रिलेटेड क्यूरी होगी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।